टॉपिक है। यहाँ से हर बार कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो लॉन्ग में पूछ लेगा आपको पाचन तंत्र के बारे में कि उसके बारे में लिखिए, एक ये हो गया। दूसरा क्या कि ये डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है, कभी क्या कि ज्यादातर ये डायग्राम ही पूछा जाता है। और कितना नंबर का रहता है भैया, 5 नंबर का डायग्राम रहता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पाचन तंत्र समझने से पहले हमको क्या समझना होगा कि पाचन क्या होता है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये फिर अनार, सेब, ये सारा चीज खाते हैं। क्या हमारा बॉडी इन सब चीज को डायरेक्ट यूज करता है? क्या इसको तोड़ता है? नहीं भैया। ये जो हम लोग के बॉडी में जो गया, क्या खाए हम लोग? रोटी खाए, चावल खाए। तो रोटी अभी क्या है, ये जटिल मॉलिक्यूल्स है। कैसा है? जटिल है। इन जटिल को तोड़ के क्या करेगा, एकदम सरल बना देगा। इसी को डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पाचन का मतलब क्या हुआ कि जटिल अणु को तोड़ के कैसा बना देगा, वो सरल अणु बना देता है। इसी को डाइजेशन कहा जाता है। भैया ये कितना सरल करता है, कितना सरल होगा, ये इतना सरल होता है कि वो जो मॉलिक्यूल जो रोटी खाए हैं हम, अब वो द्रव्य में आसानी से मिल सकता है, ब्लड में आसानी से जा सकता है। तो यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आइए देखते हैं कि भोजन को जटिल अणुओं को सरल अणु में परिवर्तन करने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें क्या कहा भैया कि जो जटिल अणु है, उन जटिल अणु को किसमें, सरल अणु में परिवर्तन कर देता है। जैसे रोटी का बताया कि रोटी हम लोग खाए, वो क्या है, जटिल है। और जब वो पेट में गया और इतना घुलनशील हो गया कि अब वो पदार्थ पानी में घुल सकता है, तब वो कहलाया है सरल कहलाया। इसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहते हैं। और पाचन क्रिया में जो अंग समूह है, अंग का समूह है, वो उसमें भाग लिया, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। किसको कहेंगे पाचन तंत्र? कि हम लोग जो भोजन खाए, जो ऑर्गेन, जो अंग उसमें शामिल हुआ उसको पचाने के लिए, उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे एक डायग्राम बनाए हैं, पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारे माउथ हो गया, मतलब मुंह हो गया, मुंह के बाद गला आता है, गला को कहा जाता है एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एकदम शुरू से। तो आपको पाचन समझ में आया। अब भैया दूसरा चीज आप देखे होंगे कि पाचन तंत्र किसको कहा जाता है, कि जो ऑर्गेन उसको पचाने का काम क्या, उसको पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो इसका मेन पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसका मेन पार्ट है। और इसका जो सहायक है वो क्या का, जैसे कि लार हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत, ये सब क्या है, उसका सहायक है। लेकिन जो मेन क्या है वो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा, हमारे मुंह से लेकर गुदा तक, मतलब एनस तक। जैसे क्या, मुख एवं मुख गुहा, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ये जो 6 है, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ये क्या है, पार्ट है। मुख अलग है, ग्रासनी अलग है, अमाशय अलग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा अलग है। ये सारा मिलके क्या करता है, एक समूह बना के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और उसका सहायता कौन करता है पचाने में, वो है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत, मतलब कि इंटेस्टिनल ग्लैंड कहा जाता है इसको। तो मानव में पाचन तंत्र यही 2 प्रकार से होता है कि उसका पाचन तंत्र है, उसके साथ साथ क्या है, सहायक अंग भी है। अब आगे जो है वो क्या है कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होता है। कैसे भैया, क्या कहा, इसमें कहा गया कि ये जो भोजन हम लोग करते हैं, ये भोजन का जो पचता है वह कितना चरण में पचेगा, 5 चरणों में पच जाता है। 5 चरण का मतलब क्या होता है, चरण का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कहीं बैंक जाते हैं, कहा जाता है पहले फॉर्म वहां से उस काउंटर से लीजिए, फॉर्म लिए, फिर उसको भरते हैं। दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण क्या हुआ कि दूसरे काउंटर पे जमा करना है। और चौथा चरण क्या होगा
कि जो काम है वो काम करवाए किसी काउंटर पे जाके। तो अलग अलग चरण में क्या काम करना पड़ता है। तो उसी तरह भोजन जो हम लोग पचाते हैं, हम लोग का बॉडी जो पचाता है वो कितना चरण में होता है? 5 चरण में होता है। कितना चरण में? 5 चरण में। तो पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण कहते हैं कि हम लोग जो फूड खाना भोजन कोई भी खाना मुंह में लेते हैं, मुंह में खाते हैं, तो वही क्या कहलाया? अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है इजेशन। भोजन को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा क्या है? पाचन, कि जो जटिल मॉलिक्यूल है, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, डाइजेशन कहलाएगा। और तीसरा चरण में आता है अवशोषण। क्या आता है? अवशोषण, कि अब जो खाना पचा पूरी तरह से चूर हो गया, उसमें क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वसा, सब चीज अलग अलग हो गया। वो क्या होगा कि ब्लड में मिल जाएगा, उसका अवशोषण होगा, उसको खींच लेगा हमारा बॉडी, हमारा खून। उसी को कहा जाता है अवशोषण। और अवशोषण के बाद आता है स्वर्गीकरण। स्वर्गीकरण कहा जाता है कि जो ऊर्जा यूज करते हैं, मतलब खाना हमारे पेट में गया, वो पचा, पूरी तरह से चूर हुआ, उसका अवशोषण हुआ। और अवशोषण होने के बाद उसमें क्या होता है? वो करता है सेल में जाके वो एनर्जी का निर्माण करता है, उसी को स्वर्गीकरण कहा जाता है। और लास्ट क्या स्टेप आता है? लास्ट आता है कि मल त्याग। मल जो कि वेस्ट मटेरियल बच गया, जो नहीं पचा, वो क्या करें? को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डायग्राम को देख लेते हैं, फिर डायग्राम के हिसाब से एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या है? भोजन जो हम लोग चबाते हैं वो कहाँ से चबाते हैं? वो है मुंह। यह इसको इंग्लिश में कहा जाता है माउथ। और माउथ को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके तीत के बारे में, दांत के बारे में, उसके जीभ के बारे में, वहाँ पे लार ग्रंथि पाया जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जहाँ से ये भोजन कहाँ चला जाएगा, ये वाला रास्ता कहलाता है एसोफेगस। एसोफेगस। और एसोफेगस से नीचे आता है ये वाला कहते हैं स्टोमक। और स्टोमक के बाद यहाँ नीचे आ जाएगा, एक होता है यहाँ पे ऐसे बना हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहला क्या है? माउथ है। तो माउथ में देखो सबसे पहले क्या पाया जाता है भैया? दांत है। दांत से हम लोग चबाते हैं ना किसी चीज को, किसी भोजन को। जैसे रोटी खाए तो रोटी को तोड़ना है, रोटी को क्या करना है? बस यहाँ से उसको सरल करने का एक प्रक्रिया है, जहाँ से हम लोग थोड़ा चूर करते हैं खाना को। तो दांत के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत जिसमें पढ़ा जाता है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। याद रखिएगा। और दांत का जो निर्माण होता है वो कैसा टिश्यू से होता है? हार्ड टिश्यू, मतलब कि ठोस टिश्यू रहता है, क्योंकि ये दांत जो है ना बहुत मजबूत पाया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर एक दांत बनाएं कि ये वाला रहा हमारा दांत, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से दांत मान लीजिए। मानने में क्या आता है? मान लीजिए दांत है, तो दांत में देखो बहुत सारा लेयर होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पाया जाएगा, और एक लेयर ये बीच वाला। तो 3 लेयर इसमें बनाए हम लोग। एक ये है, एक बीच वाला, एक ये है, 3 लेयर हुआ। अब देखो कि ये वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है, इसको कहा जाता है इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहा जाता है। और ये वाला पोर्शन को कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहते हैं इसको? डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन से नीचे पाया जाता है पल्प। तो 3 चीज है। तो सबसे पहले हम पढ़े इनेमल के बारे में, मतलब कि दांत का जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है ना, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है पूरा व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, वही वाला पार्ट है वही वाला पार्ट है इनेमल। और ये इनेमल जो है इंसान के बॉडी के, आदमी का बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्ड मटेरियल, सबसे ठोस मटेरियल है यही इनेमल। इनेमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे ठोस पदार्थ है। भैया यहाँ याद रखिएगा कि इनेमल ही क्या है? हमारे शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है।
इनेमल दांत का सख्त सफेद बाहरी और आवरण है। हम लोग जो दांत है उस दांत में जो बाहर में दिख रहा व्हाइट व्हाइट कलर का, वो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, वही वाला पार्ट है इनेमल। और इनेमल के अंदर में तब जो भी होगा कुछ होगा। ये क्या करता है, ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल जो बना होता है भैया वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और ये कठोर होता है। तो पहला ऊपर वाला लेयर क्या था, इनेमल था। दूसरा क्या आता है, डेंटाइन। दूसरा वाला पार्ट क्या है भैया, डेंटाइन। एक दांत का बात कर रहे हैं, दांत के जो लेयर है सेकेंड लेयर को कहा जाता है डेंटाइन। और ये डेंटाइन देखो जैसे कि इनेमल था, इनेमल के जस्ट नीचे और पल्प के ऊपर इनेमल, ये इनेमल है, इसके नीचे ये क्या डेंटाइन और नीचे क्या है पल्प है। तो पल्प के ऊपर और डेंटाइन के नीचे क्या पाया जाता है, डेंटाइन कहते हैं उसको। और ये डेंटाइन इनेमल के इतना हार्ड नहीं होगा, इनेमल के इतना कठोर नहीं रहता। ये भी कठोर होता है लेकिन इनेमल जितना नहीं। इनेमल क्या है, बहुत ज्यादा कठोर है, जबकि ये डेंटाइन उतना कठोर नहीं, लेकिन ये सेंसिटिव भाग है। जब ये इनेमल क्या होगा कि डिग्रेड कर जाएगा, डीके हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, सड़ जाएगा, तब उसके बाद ये जो डेंटाइन है इसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, तब उससे हम लोग को दर्द महसूस होता है। दांत का बीच वाली परत ये इनेमल के नीचे होता है। कहाँ पे, इनेमल के नीचे। और ये बीच वाला परत है, ये इनेमल जितना ठोस नहीं होता है, इनेमल बहुत ठोस होता है, उतना ठोस नहीं, ठोस होगा लेकिन उतना ठोस नहीं होगा। ये पल्प को सुरक्षा देता है। पल्प में रहता है, नर्व्स रहते हैं, उसके अलावा उसमें बहुत सारे कैपिलरीज पाया जाता है। तो हमारा 2 लेयर क्लियर हुआ। तीसरा सबसे निचला लेयर है वो है पल्प। दांत का सबसे अंदर वाला भाग क्या है, पल्प कहलाता है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका होती है, मतलब कि जो न्यूरॉन्स है, नर्व्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है। यही पल्प है जो दांत को पोषण देता है, न्यूट्रिशन मतलब खाना देता है, ताकि हमारा दांत जीवित रहे। तो ये तो बात था एक दांत का, कि एक दांत में क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला भाग जो वाइड वाला पार्ट है वो इनेमल है। और इनेमल के बीच वाले लेयर को डेंटाइन कहते हैं, और उससे जो नीचे है उसको पल्प कहा जाता है। और पल्प में पाया जाता है तंत्रिका पाया जाएगा, उसका रक्त नालिका पाया जाता है, जो कि भोजन को न्यूट्रिशन देता है दांत को। अब देखो दांत का ही प्रकार होता है। दांत कितना प्रकार का होगा भैया, दांत जो है 4 प्रकार का आदमी में पाया, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो इंसीजर है। आगे वाला पार्ट क्या है, वो इंसीजर है। उसके बाद पाया जाता है केनाइन, और केनाइन के बाद जो लास्ट है ना, उससे पहले प्री से पहले प्रीमोलर, मतलब मोलर से पहले, और उसके बाद पाया जाएगा मोलर। तो दांत के प्रकार में आता है इंसीजर कितना पाया जाएगा, 8 होता है। केनाइन कितना, 4 होगा। और प्रीमोलर 8 होता है, और मोलर 12 होगा। समझे, मोलर कितना होगा, 12 होगा, प्रीमोलर 8 होगा, केनाइन 4 होता है, और इंसीजर 8 होता है। ये जो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, ये दांत का टाइप है। सब इंसीजर का काम अलग होता है, केनाइन का काम अलग होता है, प्रीमोलर का काम अलग, और मोलर का काम अलग। जैसे कि ये इंसीजर है, किसी चीज को काटने का काम करते हैं, और केनाइन जो है किसी चीज को फाड़ने का, चीरने का काम करता है। और प्रीमोलर ये तो ग्रिंडिंग मतलब चबाने का काम करेगा, और मोलर जो है ये भी चबाने का काम करता है। ठीक, तो ये तो था हमारा दांत का प्रकार। दांत के प्रकार देखो, जो आदमी है, जो इंसान है, मानव है, उसमें 2 अवस्था में पाया जाता है। एक क्या, दूध के दांत जो बचपन में झड़ गए। दूसरा क्या, अस्थाई दांत जो कि हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। तो भैया दूध के दांत किसमें पाया जाएगा, जो बच्चे हैं 12 से 14 साल तक, उसमें दूध के दांत होते हैं। और वह 14 साल तक में दूध का दांत क्या होता है, झड़ जाता है। उसके बाद आता है अस्थाई मतलब परमानेंट दांत आता है।
तो ये 2 अवस्था में दांत होगा। तो जो मिल्क दांत होता है, दूध वाला दांत होता है, उसका संख्या कितना होगा बच्चे में? उसका संख्या होता है 20। और जो परमानेंट दांत है अभी क्या बताया आपको कि आदमी में 2 तरह का दांत, 2 अवस्था में दांत पाया जाता है। एक क्या, जो बच्चे में पाया जाएगा वह है दूध का दांत, और जो बड़े को होता है, जो बड़ा है, जो अडल्ट है, उसमें रहता है अस्थायी, मतलब जो हमेशा दांत रहने वाला है। दोनों में अंतर क्या है कि एक क्या है, मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ जो बच्चे में पाया जाएगा। एक क्या है, परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ है, दूध का दांत है, वह उसका संख्या पाया जाता है 20। कितना? 20 पाया जाएगा। और जो परमानेंट, इसका संख्या 32 होता है। दोनों में पहला डिफरेंस क्या कि बच्चे में जो दांत है वह कितना है, 20 है, और जो इसका परमानेंट वाला है, जो अडल्ट में दांत पाया जाता है, वो पाया जाता है 32। लेकिन अगर जो 18 साल का, 17 साल का बच्चा है, उसका दांत देखोगे तो उसमें कितना, 28 ही आपको मिलेगा। क्यों? वो 4 अकल चौवा बाद में आता है। अगर हम एज की बात करें कि कितना एज तक ये जो दांत है, मिल्क टीथ है, ये कब तक रहेगा, और परमानेंट दांत है ये कब तक रहेगा। जो मिल्क टीथ है, दूध का दांत है, ये 13 से 14 साल के अंदर पूरा का पूरा ये झड़ जाता है, जबकि परमानेंट दांत ये हमेशा रहेगा। जब तक कि आपका दांत डीके नहीं होता है, किसी कारण, किसी बैक्टीरिया कारण वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, तो आपका दांत परमानेंट दांत रहेगा, ये झड़ता नहीं है। झड़ता है लेकिन किसी कारण से, जैसे मसूड़ा फूल गया फिर, या फिर चोट लग गया, या और भी कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के कारण इन्फेक्शन से खराब हो सकता है, लेकिन ये जल्दी टूटता नहीं है, ये परमानेंट रहता है। अब बात करें कि डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला देखो, बच्चे में अलग होगा, बच्चे में अलग होता है, और अडल्ट में अलग होता है। कैसे? इसमें देखो, जो बच्चा था उसमें कितना दांत था, 20 दांत था, और अडल्ट में 32 दांत था। तो जो बच्चे है उसमें कितना, 20 ही दांत ना है, तो कुछ ना कुछ भैया कम हो रहा है। तो क्या कम हो रहा है? जैसे कि इसके पास रहेगा 2102 इन बच्चे 2102, मतलब ऊपर में 2101 और नीचे में 2101। अभी कितना, 2 1 3 2 5 5 10 ही हो रहा है। 20 कहाँ हुआ? इसको 2 से गुना करो। अब क्या हो गया? अब 20 पुर गया भैया, 20 पूरा। मत ये क्या है, केनाइन है, इंसीजर है, केनाइन है। प्री मोलर इसमें नहीं पाया जाता है, और मोलर होता है क्या कि 2 ऊपर में कितना होगा कि जैसे 5 10 ऊपर में 10 नीचे, तो टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये था बच्चे में। अब अडल्ट की बात करें, इसके पास रहता 2123, फिर नीचे कितना 2123 इंटू 2, ये है अडल्ट का फॉर्मूला। इसके पास प्री मोलर होता है, बच्चे में प्री मोलर। दांत के प्रकार की, दांत जो है आदमी में कौन कौन से प्रकार के, जैसे पढ़े 4 प्रकार का, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। सबसे पहले बात करते हैं हम इंसीजर की, ये इंसीजर क्या होता है और कितना पाया जाता है। ये आगे वाले दांत होते हैं। इंसीजर जो है आगे वाले दांत होते हैं। इनका कार्य है भोजन को पकड़ना, भोजन को चबाना, भोजन को काटना। इसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या 8 होती है, जो कि ऊपरी जबड़ों में 4 और निचली जबड़ों में 4 पाए जाते हैं। और हाथी में जो बाहर में दांत आता है, ऐसे निकला हुआ दांत, वह भी दांत क्या है, इंसीजर ही दांत है। मैंने सुने हो ना, कुछ खाने के, कुछ चबाने के और कुछ दिखाने के। तो वो जो हाथी में है, वह दिखाने वाला दांत बाहर में जैसे निकला हुआ रहता है, वह भी दांत क्या कहलाता है, इंसीजर ही कहलाता है। तो भैया इंसीजर का क्या काम है? भोजन को पकड़ना, भोजन को तोड़ना। और दूसरा क्या है कि इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है। 4 ऊपर जबड़े में, और 4 कहाँ पाया जाएगा, निचले जबड़े में पाया जाता है। दूसरा क्या है, रंधक के, इसको केनाइन कहा जाता है। केनाइन जो है ये दांत क्या करता है, चीरने का, फाड़ने का काम करता है। और इसकी संख्या कितना होता है, 4, जो 2 ऊपर और 2 नीचे होता है। ये जो है केनाइन, इसका मेन काम है चीरना, फाड़ना। तो ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ज़्यादातर जो कि जानवर है उसमें बड़ा पाया जाएगा, और आदमी में ये छोटा रहता है। इसका काम क्या है, चीरने और फाड़ने का काम है। तो मांसाहारी में ये बड़ा होता है।
तो जो रंधक है ये दांत चीरने फाड़ने का काम करता है, उसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। मांसाहारी में क्या होगा? ये काफी बड़ी दांत होती है। मांसाहारी में क्यों बड़ा दांत होगा? क्योंकि उसको मांस को फाड़ना है, जानवर को फाड़ना रहता है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है प्री मोलर, मतलब मोलर से पहले वाला दांत क्या कहलाता है? प्री मोलर। और ये प्री मोलर बच्चे में नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बच्चे में भी होगा, बच्चे में ये अब्सेंट रहता है, उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो जो प्री मोलर है ये भोजन को पीसने का काम करता है। क्या काम करेगा? पीसने का काम करता है। इसकी संख्या कितना होगा? 8 होगा। कितना होता है? 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। देखो भैया अभी थोड़ा सा समझिएगा कि दांत जो है हम लोग का ना, एक ऊपर एक नीचे, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें भी क्या आधा आधा है, 2 इधर। जैसे इसका संख्या कितना है? 8 है। तो 8 कैसे पूरेगा? 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे जबरे में 4 ऊपर में 8। लेकिन इसमें भी क्या है कि 2 इस साइड में और 2 इस साइड में पाया जाएगा, 2 नीचे 2 इस साइड में। तो 4 ऊपर 4 और नीचे 4 कितना हुआ? 8 हो गया। अब लास्ट आता है एक मोलर। ये क्या है? मोलर क्या करता है? मोलर जो है ये भी चबाने का काम करता है, लेकिन ये पीसने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये लार को भी मिलाता है। लार अभी पढ़ेंगे हम लोग, लार कहाँ से निकलता है, जो सलेवरी ग्लैंड वहां से निकलता है, उसको छोड़े रहने दीजिए। कि मोलर जो है ये क्या करता है? पीसने के साथ साथ लार को भी मिलाने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितना होता है? 12 इसकी संख्या होता है। यह क्या करेगा? खाना को, जैसे खाना खाए तो हम लोग क्या करते? चबाते हैं, चावल को भी चबाते हैं, रोटी को चबाते हैं। तो कहाँ से चबाते हैं? प्री मोलर और मोलर से। तो मोलर से जो चबाते हैं उसके साथ साथ क्या होता है? लार भी वहां पे मिलता है। अकल दाढ़ इसी भाग में होती, जो कि एक क्या है? वेस्टिजुअल ऑर्गेन है। इससे हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्या वो दांत दिखाने के हैं। अब आता है दांत के टाइप। कौन से टाइप? ये वाला टाइप नहीं, इसमें अब क्या है? दांत को देख के हम लोग बताएंगे कि होमोडोंट है, ये हेट्रोडोंट है। होमोडोंट कब कहेंगे? कि जब उसका क्या होगा? दोनों एक ही, उसका सारा का सारा दांत एक ही तरह से पाया जाता है, एक ही तरह का होता है, तो उसको कहा जाता है होमोडोंट। क्या कहते हैं? होमोडोंट। जैसे कि कोई सांप हो गया, उसका सारा का सारा दांत क्या है? एक ही तरह से, उसमें केनाइन, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, ये सारा चीज नहीं पाया जाता, अलग अलग प्रकार का नहीं होगा, तो वो हुआ होमोडोंट। और दूसरा क्या है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जैसे आदमी हो गया, मेमल्स हो गया, इन सब में अलग अलग प्रकार का इंसीजर है, केनाइन है, मोलर है, प्री। माउथ में टीथ के बाद, दांत के बाद एक चीज और पाया जाता है, वो क्या है? वो है हमारा जीभ, टंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये जीभ क्या? बोलने का भी काम करता है, स्वाद भी चखता है, और ये खाना में जो लार मिलाता है, और ये लार मिलाने का काम कौन करता है? यही जीभ करता है। तो जीभ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, आदमी का, क्योंकि इसी जीभ से क्या? बोलने का भी काम होता है। तो जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने जिन्हें पेपिलाए कहते हैं। भैया जैसे जीभ है, जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाना रहता है, ऐसे छोटा छोटा दाना बना हुआ रहता है, इसको क्या कहा जाता है? पेपिलाए कहा जाता है। इसका नाम क्या है? पेपिला है। ये जीभ किसका बना हुआ है? ये मांसपेशियों का बना हुआ है। हमारे जीभ में कोई भी हड्डी नहीं है, कोई भी बोन नहीं है, तो ये किसका बना है? मांसपेशियों का बना है। तो वही दिया है कि ये मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कालिकाएं पाई जाती है। स्वाद कालिकाएं क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट बर्ड। इंग्लिश में कहा जाता है इसको टेस्ट बर्ड। ये स्वाद कालिकाएं मतलब ये है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, तो उसमें जो स्वाद कालिकाएं हैं वही बताता है कि हम खट्टा खाए, मीठा खाए, तीता खाए, कैसा खाए, या कौन बताएगा? स्वाद कालिकाएं बताएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जीभ जो है, जीभ के ऊपर में, बगल में पाया जाता है, स्वाद कालिकाएं पाया जाता है। इसको इंग्लिश में टेस्ट बड कहते हैं। ये एक संवेदी अंग है, संवेदी अंग है, जो कि स्वाद बताने का कार्य करता है। जीभ क्या है? एक संवेदी अंग। मतलब जैसे कि हमारे पास आंख है, कान है, आंख से हम लोग के देखने का काम करते हैं, तो ये एक संवेदना मिलता है हमको। कान है, कान से सुनते हैं। उसी तरह से जीभ है, जीभ का काम क्या है? कि टेस्ट को पहचानना। तो ये क्या करेगा?
टेस्ट को पहचाने। जैसे घर में मान लो कचौड़ी बना है तो खा के बताते ओह बहुत अच्छा बना है, तो ये क्या है कि आप खाए और उसको खा के टेस्ट बताया, आपको टेस्ट पता चला, तो किसके थ्रू पता चलता है? इसके पास संवेदना होता है, संवेदना अंग है जिसका नाम क्या है? स्वाद कालिकाएं हैं। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार का स्वाद को पता नहीं लगाता है, किसी भी स्वाद का वो पता नहीं लगा, क्योंकि वहां पे कालिकाएं नहीं पाई जाती, वहां टेस्ट बर्ड नहीं होता, इसीलिए क्या वो किसी भी चीज को अपना स्वाद नहीं बता सकता है। भैया देखो जैसे हम लोग का जीभ है, जीभ के साइड साइड पे हर एक कालिकाएं होती है, मतलब कि टेस्ट बर्ड होता है, लेकिन जो बीज वाला पोर्शन है, बीज वाला भाग है, उस बीज वाले भाग में एक भी क्या होगा, किसी भी स्वाद को वो नहीं बताएगा, किसी भी स्वाद को वो नहीं बताता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? संवेदना नहीं है, वो उसके पास टेस्ट बर्ड नहीं है, इसीलिए वो नहीं बता सकता है। अब जीभ पढ़ लिए। जीभ के बाद आता है लार, यह इसको सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। तो आदमी के शरीर में 3 जोड़ी लार वाला ग्रंथियां होती, लार वाला ग्लैंड होता है, जिससे कि हम लोग का मुंह में लार निकलता है, जिससे खाना का रासायनिक डाइजेशन होता है। तो ये लार क्या है, कहाँ पे पाया जाता है? लार जो है इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सलेवरी ग्लैंड कहा जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 2 जीभ के नीचे पाया जाएगा और क्या गाल के किनारे पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ? 2 जीभ के नीचे, देखे होंगे आपका लार जो निकल रहा है वह कहाँ से निकलता है? जीभ के नीचे से और गाल के किनारे से निकलता है, तो वही क्या है? लार ग्रंथियां। क्या क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि। उसके बाद सब मैंडिबुलर और सबसे छोटा जो है सबलिंगुअल, यह सबसे छोटा लार ग्रंथि है, सबसे छोटा लार ग्रंथि। सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन है? सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद ये जो लार है ये क्या करता है? रासायनिक पाचन, मतलब कि जो केमिकल पाचन है किसके द्वारा हो रहा है? वह हो रहा है इसी लार के कारण होता है। और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। एक और निकलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम, जैसे हम लोग खाना खाए या कहीं पे पानी पूरी खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, उन सबको मारता है। वह कौन मारता है? ये लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम। इसके अलावा और भी एंजाइम्स निकलते हैं जैसे टैल। माउथ के बाद भोजन अब कहाँ चला आएगा? ग्रास नली में, ये उसको कहा जाता है एसोफेगस। ग्रास नली में क्या होता है? ये मांसपेशियों का बना होता है। ये जो है भोजन को कहाँ लेके जाएगा? अमाशय तक लेके जाता है। ये वाला पार्ट क्या है? इससे ऊपर क्या था? माउथ था, जहाँ हम लोग टीथ पढ़े, उसके बाद उसमें जीभ पढ़े, लार पढ़े, वहां से भोजन अब कहाँ आ जाएगा? ग्रास नली में आएगा। ये वाला ग्रास नली है, और ग्रास नली जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है मांसपेशी का। किसका बना है? मांसपेशी का बना हुआ है। उसमें क्या सिर्फ मसल्स पाए जाते हैं। इसकी संख्या इसकी लंबाई कितना होता है? सिर्फ 25 सेंटीमीटर से लंबा होता है, जो कि अमाशय में जाके खुलता है। यह भोजन को सिर्फ अमाशय तक पहुंचाता है, यह खाना को पचाता नहीं है। याद रखिएगा, ग्रास नली जो है यह खाना को पचाने का काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या करता है? खाना को एक रास्ता दे रहा है, रास्ता के उस रास्ते के तरह यहाँ आके कहाँ खुलेगा? वो अमाशय में खुलेगा। भैया ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर जो है, जो कि बहुत ही सकरा दिख रहा है, बहुत ही नैरो है, इससे खाना भोजन कैसे इस यहाँ तक आएगा, स्टोमक तक आएगा? जैसे अगर हम लोग पाइप में यहाँ से कोई इट्टा गिराओगे तो वहाँ आवाज होता है, लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें आवाज होता है? उसमें आवाज क्यों नहीं हो रहा है? भैया हम लोग जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे पेट में नहीं गिरता है। यह है तो खाली ट्यूब, लेकिन डायरेक्ट क्या हमारे पेट में नहीं गिरता है, बल्कि ये जो ट्यूब है बहुत ही सकरा ट्यूब है, नैरो ट्यूब है ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और कैसे आगे बढ़ता है? उसमें पेरिस्टोलोसिस होता है। कैसे पेरिस्टोलोसिस होगा? कि जैसे ऐसे इस टाइप से होता है, फूलता है, चपकता है, उसको कहते हैं पेरिस्टोलोसिस मूवमेंट।
तो इसमें ग्रास नली में पेरिस्टोलोसिस मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ चला आएगा, स्टोमक में आएगा। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है और इसमें क्या होता है, पेरिस्टोलोसिस मूवमेंट होता है। इतना था हमारा ग्रास नली। ग्रास नली में कोई भी काम नहीं होता, ये सिर्फ खाना को रास्ता दे रहा है, खाना को पहुंचाने का काम कर रहा है। कहाँ पे पहुंचाया भैया, उसको पहुंचा दिया इस अमाशय में। कहाँ पहुंचाया, अमाशय में। अमाशय इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। इस अमाशय में पहुंचा दिया। इस अमाशय ये क्या करेगा, यहाँ पे खाना जो है 3 से 4 घंटे तक स्थिर रहता है और ये यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। यहाँ ये इसका पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है खाना का। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, उसको चूरने का काम करता है स्टोमक। तो स्टोमक ये अमाशय इसको कहते हैं कि मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा कहाँ, अमाशय में पहुंचता है। खाना यहाँ से क्या हुआ, माउथ से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में आया। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, ये अमाशय वाला भाग है जो कि थैली नुमा होता है। यह लगभग 4 घंटे तक भोजन को रोक के रखता है। कौन, ये जो अमाशय है, अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। 4 घंटा, सोचो 4 घंटे में क्या करता है, वहाँ पे बहुत सारा एंजाइम्स आएगा, लीवर से, पेंक्रियास से, गॉल ब्लैडर से। सब एंजाइम क्या करता है, सब भोजन जो हम लोग किए हैं उसको तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, वहाँ चक्की चल रहा है भैया, वहाँ चक्की नहीं चलता, केमिकल के थ्रू क्या होता है, उसको चूर्ण होता है, उसको केमिकल के थ्रू चूर किया जाता है। तो वही क्या है कि वहाँ पे जैसे स्टोमक है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उन सबको तोड़ने का काम करता है एंजाइम से, जो कि जूस निकला है लीवर से, गॉल ब्लैडर से, पेंक्रियास से। अमाशय की 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक कार्डियक भाग, दूसरा क्या है, फंडिक भाग, और तीसरा एक होता है पाइलोरिक भाग। क्या होता है तीसरा, पाइलोरिक। सबसे पहला बात करें हम लोग कार्डियक भाग की, जो कि पाया जाता है हृदय के पास ही पाया जाता है। ये कार्डियक भाग क्या करता है, इसके पास पाया जाता है ऑक्जेंटिक सेल। कार्डियक भाग के पास क्या पाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है, जो कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करता है, क्या निकालता है, HCl निकालता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिलीज करता है, जो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। जो क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करेगा, ये जीवाणु को नष्ट करके मार देगा। भाई देखो, जीवाणु का नष्ट तो पहले मुंह में ही हो रहा था, वहीं पे क्या निकल, लाइसोजाइम निकल रहा था जो कि जीवाणु को मार रहा था। लेकिन कुछ जीवाणु क्या होता है, ढीठ टाइप का होता है, वो क्या जबरदस्ती अंदर घुस जाएगा। भैया जब अंदर घुसेगा तो ये इस स्टोमक में कहाँ पे आ जाता है, कार्डियक भाग में आएगा, और कार्डियक भाग क्या करता है, उसको अच्छे से पीस पीस के मार देता है। अब उसके बाद बात करें कि ये क्या करता है, HCl निकाल रहा था, HCl निकालने के बाद ये क्या करा, क्या जीवाणु को नष्ट किया। अब जो खाना है वो कैसा है, अम्लीयता कर देता है, वो अम्लीय खाना हो गया। अब वो सड़ेगा नहीं, खाना को सड़ने से, गलने से बचा जाता है। वो कौन बचा रहा है, ये HCl जो निकल रहा था, ये इसने जीवाणु को मार गिराया। दूसरा पार्ट आता है फंडिक, कि फंडिक ये भाग भोजन को अधिक समय तक अमाशय में रोक के रखता है। फंडिक वाला भाग क्या करेगा कि भोजन को जो पेट में ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक के रखता है, ताकि वो अच्छे से चूर हो पाए। इसके पास रोकने के लिए क्या पाया जाता है, इसके पास रोगी होता है। रोगी नामक एक स्ट्रक्चर है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, ये ऐसे है, भूख लगता है ये अंदर से। जैसे कि किसी का मतलब पेट बड़ा है, ठीक, सुबह देखो उसका पेट अंदर चला जाता, क्यों, क्योंकि उसका रोगी जो उस रात में खाना खाया था ऐसे हुआ था, लेकिन जब भूख लगा धीरे 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 ये अंदर चला गया, उसी को रोगी कहते हैं। इसके पास रोगी पाया जाता है, जो कि खाना को रोक के रखता है, और ये कांटे नुमा स्ट्रक्चर है। और जब भूख लगता है हम लोग को, तो ये कांटा नुमा स्ट्रक्चर बहुत चुभता है आदमी को। क्या होता है, ये बहुत चुभता है, और ये पेट का सतह का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये उसको बढ़ाता भी है, फैलाता भी है। क्यों, जैसे मान लो ज्यादा खाना खाओ, कहाँ अटेगा भैया, तो उसी में अटता, उसको फैला देता है। फैलाने का
फंडस के बाद क्या बताए थे, पाइलोरिक आता है। पाइलोरिक जो है जैसे स्टोमक हो गया, ये क्या है, स्टोमक है। स्टोमक का जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला भाग है, इसी को कहा जाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट में क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। क्या क्या गैस्ट्रिक जूस बनाएगा, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, रेनिन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में। बच्चों में क्यों इम्पोर्टेंट है कि बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं। जो बच्चे हैं दूध पीता है, उस दूध को पचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यही रेनिन है जो उस दूध को पचाने का काम करता है। अब देखो जैसे क्या है, स्टोमक है, स्टोमक है, स्टोमक से नीचे क्या आएगा, ये तो हमारा हो गया जो चारों साइड मोटा मोटा रहता है उसको कहते हैं बड़ी आंत, और बीच में रहता है छोटी आंत। तो छोटी आंत अब देख लेते हैं। छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है एलिमेंट्री के नाम, मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, वो है छोटी आंत। कितना लंबा है, ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती। कितना, 6 से 7 मीटर लंबी। और हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल था वो कितना था, टोटल 9 मीटर का था। लेकिन इसमें जो छोटी आंत है वो कितना है, 6 से 7 मीटर लंबी है। 6 मीटर या 7 मीटर लंबी हो सकती है। सोचो कितना लंबा है छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है, यहाँ पे खाना कहाँ से आया, जो स्टोमक में खाना पच रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था, वो खाना अब कहाँ चला आया है, इसी छोटी आंत में आ गया है। अमाशय में पाचन क्रिया होने के बाद छोटी आंत में पहुंच जाता है। ये अवशोषण, यहाँ पे क्या होगा, अवशोषण होगा। खाना जो पचा है पूरी तरह से, जैसे कि हम लोग चावल खाए, रोटी खाए, खीरा खाए, अंगूर खाए, कुछ भी खाए, तो वह क्या होगा कि डाइजेस्ट का मतलब बताए शुरू में ही बताए थे आपको कि वो पूरी तरह से चूर हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था वो जटिल मॉलिक्यूल बन गया है। जब वो जटिल मॉलिक्यूल बन गया, अब जटिल मॉलिक्यूल जब सरल मॉलिक्यूल बन गया, अब तो मतलब कैसा है, वो तरल पदार्थ बन गया है। इतना तरल हो गया है कि वो अब ब्लड में मिल सकता है, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में भी जा सकता है। तब उस कंडीशन में यह क्या होगा कि उसको अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। भैया छोटी आंत के पास ऐसा क्या है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके पास पाया जाता है भेलाइट, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है फिंगर लाइक। वो क्या करता है कि उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स के द्वारा ही वो एब्जॉर्ब करता है भोजन को। भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, वसा था, प्रोटीन, मिनरल, सबको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक काम इसी छोटी आंत में होता है। उधर क्या हो रहा था, सिर्फ खाना का पूरी तरह से चूर हो रहा था स्टोमक में, 4 से 5 घंटा क्या हुआ, चूर हुआ। वहाँ पे अवशोषण नहीं हुआ, वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ। भैया हम जो कोई खाना खाते हैं, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तो किसी काम का है मेरे, नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा, उससे हमको एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, हमारे बॉडी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ये जो छोटी आंत जो है बहुत सारे इंजाइम्स का स्रावन करता है। क्या करता है, बहुत सारे इंजाइम्स का स्रावन कर, जैसे क्या, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, इरिप्सिन, लेक्टोज। याद कैसे रहेगा कि छोटी आंत कौन सा हार्मोन इंजाइम रिलीज करता है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, स्मेल। क्या याद रखना, स्मेल। एस से क्या होता है, सुक्रोज, एम से माल्टोज, ई से इरिप्सिन, और एल से क्या है, लेक्टोज है। तो यही क्या, एक स्मॉल इंटेस्टाइन इंजाइम्स को रिलीज करता है। तो छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक क्या है, ड्यूडेनम, जोजिनम, और एक होता है इलियम। जो ड्यूडेनम है वो यू शेप का होता है। कैसा होगा, यू शेप का, जैसे कि यहाँ पे था इस समय कि स्टोमक के बाद जो ऐसे निकल रहा था, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाएगा। और घुमावदार इस जगह से रहता है, इलियम उसको कहा जाता है। इलियम और जोजिनम का कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ क्या, भोजन को आगे जाने के लिए रास्ता देता है। तो ये था हमारा क्या, छोटी आंत। छोटी आंत के बगल में पाया जाता है लीवर। लीवर जो है आदमी के शरीर का, मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन है, लीवर है। और लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, बाइल जूस बनता है। और ये बाइल जूस जो बन रहा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लेडर में जाके ये स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लेडर में।
भैया दूसरा गॉल, अब बोलोगे सर गॉल ब्लेडर क्या है, उसी के बगल में पाया जाता है गॉल ब्लेडर, ये हिंदी में इसको कहते हैं पित्ताशय। ये जो गॉल ब्लेडर है ये नाशपाती के आकार का होता है। कैसा आकार होगा इसका, नाशपाती के आकार का होता है। और लीवर से जितना भी हार्मोन्स, जितना भी इंजाइम्स, जितना भी जूस निकला है सब कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इसी गॉल ब्लेडर में आके स्टोर होता है। इसका पीएच कितना होगा, 7.7। देखो 7 से जितना भी 7.4 से जितना भी आगे होगा सब कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होगा, क्षारीय होता है। एक सहायक स्ट्रक्चर और है पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, जैसे ट्रेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये 2-3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है अग्नाशय या पेंक्रियाज। इसका पीएच कितना होगा, 7.8 होता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख लेंगे अभी। तो बड़ी आंत देखे हम लोग कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसी को कहा जाता है बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत क्या करता है, ये भोजन का डाइजेशन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो भोजन बच गया है, जो नहीं पच पाया, जो अब वेस्ट मटेरियल बनने वाला है हमारे बॉडी में, उसका कोई काम नहीं है, उस वाले पार्ट को, उसमें जो पानी बचा हुआ है, उसमें जो उस पानी में मिनरल्स, वाटर जो भी है, उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। बड़ी आंत उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और उसके बाद ये इसको रेक्टम के उधर आगे भेज देगा कि भैया आप जाइए उधर, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, फिर वह फीस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी ये जो बड़ी आंत है, इसी के जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और इस अपेंडिक्स का क्या काम है, ये अपेंडिक्स ह्यूमन के बॉडी में फंक्शनल नहीं है, मतलब ये वेस्टिजुअल ऑर्गन है। ये क्या होगा, वेस्टिजुअल ऑर्गन क्यों है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में जैसे घास खाते हैं वो नहीं पचता है, कोई प्लांट का खा लोगे वो नहीं पचेगा, तो इसका काम पहले था अब नहीं है। ये क्या है, डिसफंक्शनल है। ये क्यों है हमारे बॉडी में, पूर्वजों में फंक्शनल था इसीलिए हमारे बॉडी में है। ये एक वेस्टिजुअल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। तो आपको यह बड़ी आंत समझ में आया, छोटी आंत समझ में आया। एक बार पूरा डायग्राम देख लीजिए ताकि सारा का सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ से चलते हैं ऐसे, ये वाला पोर्शन क्या है, माउथ है, मतलब मुंह है हमारा। यहाँ से नीचे आए तो ये वाला पोर्शन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ये आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल। और आहार नाल के नीचे क्या पाया जाता है, एक स्टोमक रहता है। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टोमक है, स्टोमक हो गया। यहीं पे पाया जाता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। इसके ऊपर यहाँ पे क्या रहता है, लीवर होता है। और जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि स्टोमक खत्म होगा तो उसके बाद से यहाँ पे ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत ये वाला। और बड़ी आंत से नीचे इसके बीच में रहता है छोटी आंत। तो खाना देखो स्टोमक में आया, स्टोमक से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। इतना ही इस चैप्टर में था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे